आज हमारे हाथ में एक ऐसा दस्तावेज है जो सिर्फ एक नोटिस नहीं है, बल्कि भारत में लाखों स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के सपनों का कह सकते हैं पहला ऑफिशियल दरवाजा है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं नीट यूजी 26 की। हाँ, हमारे सामने है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का 8 फरवरी 2026 को जारी किया गया पब्लिक नोटिस। ये वो शुरुआती गाइड बुक है जो बताएगी कि देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का सफर कैसे तय करना है। तो चलिए इस ऑफिशियल नोटिस को परत दर परत खोलते हैं। हमारा मकसद सिर्फ तारीखें और नियम पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन नियमों के पीछे की सोच क्या है, कहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं और इस पूरी प्रक्रिया का बड़ा मतलब क्या है। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। बहुत से लोग नीट का नाम सुनते ही सीधा एमबीबीएस सोचने लगते हैं। हाँ, ये आम धारणा है। पर यह परीक्षा सिर्फ उतनी ही नहीं है। असल में ये नीट यूजी है क्या और इसका दायरा कितना बड़ा है? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। देखिए, इसके पीछे एक बड़ा आइडिया है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 का सेक्शन 14 कहता है कि पूरे देश में मेडिकल एडमिशन के लिए बस एक ही कॉमन टेस्ट होगा, वन नेशन वन एग्जाम। अच्छा, इसका मकसद था एडमिशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और एक स्टैंडर्ड लाना। यानी अलग अलग राज्यों के और प्राइवेट कॉलेजों के अपने अपने एग्जाम का जो एक पूरा जाल था, उसे खत्म करके एक सिंगल गेटवे बना दिया गया। एग्जैक्टली। और जब हम मेडिकल कोर्सेज की बात करते हैं तो लिस्ट काफी लंबी है। जाहिर है, एमबीबीएस और बीडीएस यानी डेंटल सर्जरी तो है ही। हाँ, वो तो है। साथ में बीवीएससी एंड एएच यानी जानवरों के डॉक्टर बनने के लिए वेटरनरी साइंस भी इसी के अंदर आता है। लेकिन जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो है पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को इसमें शामिल करना। और यहाँ एक बड़ा ट्रेंड दिखता है। नीट अब सिर्फ एलोपैथी का गेटवे नहीं रहा। सरकार बीएएमएस यानी आयुर्वेद, बीयूएमएस यानी यूनानी और बीएसएमएस यानी सिद्ध मेडिसिन। हाँ, सिद्ध मेडिसिन, इन कोर्सेज को भी इसी के जरिए लाकर एक तरह से मेन स्ट्रीम कर रही है। मतलब अब अगर किसी को आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है तो उसे भी वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की परीक्षा पास करनी होगी जो एक एमबीबीएस एस्पिरेंट देता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और होम्योपैथी का क्या? हाँ, इसी लिस्ट में बीएचएमएस यानी होम्योपैथी भी शामिल है। इतना ही नहीं, जो लोग आर्म्ड फोर्सेज में नर्सिंग के जरिए देश की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए भी यही रास्ता है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। जी, एमएनएस के तहत बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए भी नीट यूजी क्वालिफाई करना अब जरूरी है। कमाल है। तो ये एक परीक्षा हेल्थ केयर सेक्टर में कितने सारे दरवाजे खोल रही है। अब उस सवाल पर आते हैं जो लाखों घरों में आलोचना का केंद्र होगा। एग्जाम कब है? वो डी डे कौन सा है? वो तारीख है 3 मई 2026, रविवार का दिन। 3 मई 2026। और समय भी फिक्स है, दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक, यानी पूरे 180 मिनट। 3 घंटे का हाई प्रेशर गेम। अच्छा, एक और सवाल जो अक्सर उठता है वो है भाषा का। क्या ये परीक्षा सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में होती है? नहीं, एनटीए ने इस बात का खास ख्याल रखा है। तो ये परीक्षा कुल 13 भाषाओं में होगी। इंग्लिश और हिंदी के अलावा इसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम। 13 भाषाएं। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक बहुत इंक्लूसिव कोशिश नजर आती है ना? और इसमें मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भी शामिल है। लेकिन क्या इससे मुश्किलें नहीं बढ़ती? मेरा मतलब है फिजिक्स या केमिस्ट्री के किसी मुश्किल सवाल का हर भाषा में एकदम सटीक अनुवाद करना। ये बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, जहाँ एक शब्द का मतलब बदलने से पूरा सवाल बदल सकता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये एनटीए के लिए सबसे बड़े लॉजिस्टिकल और एकेडमिक चैलेंजेस में से एक है। हर भाषा में क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी और डिफिकल्टी लेवल को एक जैसा बनाए रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विवाद भी तो होते होंगे अनुवाद पर? बिल्कुल होते हैं। कई बार किसी क्षेत्रीय भाषा के अनुवाद पर सवाल उठते हैं, लेकिन इसका फायदा ये है कि भाषा की वजह से कोई टैलेंटेड स्टूडेंट पीछे नहीं रह जाता। ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को सुनिश्चित करने की कोशिश है। ठीक है, तो ये साफ है कि एनटीए भाषा को रुकावट नहीं बने देना चाहता। अब मान लीजिए एक छात्र ने अपनी भाषा चुन ली है और वो तैयार है। अगला कदम है एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ, जो अपने आप में एक परीक्षा है। सही कहा। जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। तो इसकी टाइमलाइन क्या है? एनटीए ने पूरी टाइमलाइन बहुत सख्ती से तय की है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए पूरा 1 महीना है, 8 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक। पूरा 1 महीना? जी, लेकिन यहाँ एक आम गलती जो छात्र करते हैं वो है आखिरी दिन का इंतजार करना। हाँ, वो कल कर लेंगे वाली आदत। और वो बहुत भारी पड़ती है। आखिरी दिन लाखों लोग एक साथ लॉगिन करते हैं, सर्वर क्लैश हो सकता है, पेमेंट फेल हो सकती है। तो सलाह यही है कि जल्दी भरें। बिल्कुल, पहले हफ्ते में ही फॉर्म भर दें। फीस भरने की आखिरी तारीख भी 8 मार्च ही है, लेकिन रात 11:50 तक का समय है। और अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए, नाम की स्पेलिंग में या डेट ऑफ बर्थ में, मानवीय भूल तो होती ही होगी। बिल्कुल, और एनटीए इस बात को समझता है, इसीलिए एक करेक्शन विंडो का प्रावधान है। अच्छा, वो कब है? 10 मार्च से 12 मार्च के बीच ये विंडो खुलेगी। ये एक लाइफलाइन की तरह है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। लेकिन क्या हर तरह की गलती सुधारी जा सकती है या कुछ ऐसी गलतियां हैं जो जिन्हें आप बाद में ठीक नहीं कर सकते? ये बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, माता पिता का नाम, कैटेगरी, जेंडर जैसी चीजों को बदलने का मौका मिलता है। लेकिन कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, ये शायद आप ना बदल पाएं। इसकी पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी? इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। उसे पढ़ना बेहद जरूरी है। उस करेक्शन विंडो को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो आखिरी मौका होता है। ठीक है, फॉर्म भर दिया। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां पैसे लगते हैं, एप्लीकेशन फीस। इसमें भी कई कैटेगरीज हैं। हाँ, फीस का स्ट्रक्चर साफ है। अगर आपका एग्जाम सेंटर भारत में है तो जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपए, 1700, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1600 रुपए,
और SC, ST, दिव्यांगों और थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपए है। और जो स्टूडेंट्स भारत से बाहर हैं, NRI या दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय? उनके लिए फीस काफी ज्यादा है, 9500 रुपए। अच्छा। और एक बात जो सभी को ध्यान रखनी है, ये सिर्फ एप्लीकेशन फीस है। इसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग चार्ज या GST लगेगा वो अलग से देना होगा। मतलब फाइनल अमाउंट इससे थोड़ा ज्यादा होगा। जी हाँ। अच्छा, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इन बड़ी तारीखों के बारे में नोटिस क्या कहता है? नोटिस में साफ लिखा है कि ये तारीखें बाद में अनाउंस की जाएंगी। मतलब अभी तय नहीं है? नहीं, जैसे कि आपको किस शहर में सेंटर मिला है इसकी जानकारी, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तारीख और सबसे बड़ा दिन यानी रिजल्ट की तारीख, ये सब NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर आएगा। तो वेबसाइट रोज चेक करना एक रूटीन बन जाना चाहिए। बिल्कुल। अब आते हैं नोटिस के उस हिस्से पर जिसे ज्यादातर लोग शायद सबसे तेजी से स्क्रॉल कर जाते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। लेकिन यहीं पर वो छोटी छोटी बातें छिपी होती हैं जो किसी का एप्लीकेशन बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। सही कहा। ये निर्देश बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन हर एक के पीछे कोई ठोस वजह है। पहला और सबसे साफ निर्देश, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही जमा होगी, कोई डाक या कुरियर का चक्कर नहीं है। ठीक है। दूसरा निर्देश है एक कैंडिडेट एक एप्लीकेशन। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या इसमें भी लोग गलती करते हैं? हर साल करते हैं। ये दूसरा पॉइंट बहुत जरूरी है और हर साल कई छात्र इसमें फंसते हैं। सिर्फ एक एप्लीकेशन। कुछ लोग सोचते हैं चलो एक और भर देता हूँ, शायद पहले वाले में नाम की स्पेलिंग गलत हो गई थी। तो NTA क्या करता है? NTA का सिस्टम इसे धोखाधड़ी मानकर दोनों एप्लीकेशन रद्द कर सकता है। अरे, अगर गलती हुई है तो करेक्शन विंडो का इंतजार करें, नया फॉर्म ना भरें। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। अगला निर्देश डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को लेकर है। यहाँ क्या ध्यान रखना है? आपको अपनी हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। यहाँ हाल की यानी रीसेंट शब्द बहुत जरूरी है। पुरानी फोटो नहीं चलेगी। नहीं। कई बार छात्र सालों पुरानी फोटो लगा देते हैं, जिससे एग्जाम सेंटर पर पहचान में दिक्कत आती है। हर डॉक्यूमेंट का साइज क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, ये सब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा होता है। ठीक है, जरूरी है। ये वाला निर्देश तो सोने के अक्षरों में लिखने लायक है। NTA आपसे सारा कम्युनिकेशन, कंफर्मेशन पेज, जरूरी अपडेट, एडमिट कार्ड की सूचना आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर ही करेगा। और नोटिस में लिखा है कि ये अपना या पेरेंट्स का ही होना चाहिए। हाँ, जोर देकर कहा गया है। क्यों? साइबर कैफे वाले का नंबर देने में क्या हर्ज है? बहुत बड़ा हर्ज है। सोचिए, आपने साइबर कैफे वाले का नंबर दे दिया और NTA का जरूरी SMS उसके पास गया और उसने आपको बताया ही नहीं। या वो SMS उसके इनबॉक्स में खो गया। बिल्कुल, आपका एडमिट कार्ड कब आया आपको पता ही नहीं चला। ये छोटी सी गलती पूरा साल बर्बाद कर सकती है। आपका कम्युनिकेशन चैनल आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ये एक ऐसी गलती है जो कोई भी नहीं करना चाहेगा। और आखिरी निर्देश जो एक तरह से सीधी चेतावनी है। हाँ, इसमें साफ लिखा है कि जो भी उम्मीदवार दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं करेगा, उसे अयोग्य यानी डिस्क्वालिफाइड घोषित कर दिया जाएगा। NTA इस मामले में कोई रियायत नहीं बरतता। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो हमारे सामने सिर्फ तारीखें और फीस का चार्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया सिस्टम। बिल्कुल, एक ऐसा डिजिटल किला जो लाखों एप्लीकेशन को संभालने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसमें कई छोटे-छोटे दरवाजे और मैं जानता हूँ ये जहाँ से सफर अगर बिल्कुल आप चूके आसान तो नहीं बाहर हो है। सकते हैं। बिल्कुल पर सही एक कहा। बात हमेशा अगर हम याद इसे रखना, बड़े पैमाने पर जितनी देखें बड़ी तो ये नोटिस भारत में मेडिकल एजुकेशन की गंभीरता को दिखाता है। डिजिटल प्रोसेस पर जोर, फीस का स्पष्ट वर्गीकरण और कम्युनिकेशन के लिए सख्त नियम, ये सब इस परीक्षा के विशाल पैमाने को मैनेज करने के लिए जरूरी हैं। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये देश के भविष्य के डॉक्टरों, सर्जनों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को चुनने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण छिलनी है। बहुत खूब। और इसी के साथ हम आज की यह गहरी पड़ताल समाप्त करते हैं। हर उम्मीदवार के लिए ये जरूरी है कि वो इन निर्देशों को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि समझें और उनका अक्षरशः पालन करें। और सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। नोटिस में क्षेत्रीय समावेशिता के लिए परीक्षा 13 अलग-अलग भाषाओं में कराने की बात कही गई है। मेडिकल जैसे तकनीकी विषय में जहां हर शब्द के सटीक मायने होते हैं, क्या अनुवाद से हमेशा न्याय हो पाता है? क्या अलग-अलग भाषाओं में परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल एक जैसा रहता है? और अगर नहीं, तो क्या ये अवसर की समानता के उस मूल विचार के साथ पूरी तरह से खरा उतरता है जिस पर ये पूरी व्यवस्था टिकी है?